इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इति जो हास, एक इति शब्द, दूसरा हास। इति शब्द का अर्थ होता है, इति शब्द का अर्थ होता है निश्चित ऐसा, निश्चित ऐसा। और हास का अर्थ होता है घटित घटना हुआ, घटित घटित घटनाओं हुआ, घटित घटनाओं हुआ। यानी इतिहास के दोनों शब्द को मिलाया जाए तो होता है कि निश्चित ऐसा घटित घटना जो हो गया है, जिसका प्रमाणिकता है कि नहीं यह घटना इस जगह पे और इस काल में ही हुआ है, तो वही चीज को समझना इतिहास होता है। और ये दो शब्द ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ देता है, शाब्दिक अर्थ देता है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है कि निश्चित ऐसा हुआ घटित घटना जिसका होना प्रमाणिकता है, जो जिसका प्रमाण मिलता है कि नहीं यह चीज इस जगह पे हुआ है और इस चीज के बारे में समझते हैं, तो वही हो जाती है इतिहास। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है निश्चित ऐसा और हास का अर्थ होता है घटित घटना हुआ। बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तिथिनुसार, तिथि के अनुसार लेखन प्रणाली से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाती है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ समझे कि इतिहास के शाब्दिक अर्थ में इतिहास दो शब्द से मिलकर बना है। एक इति जिसका अर्थ होता है निश्चित ऐसा, हास यानी जिसका अर्थ होता है घटित घटनाओं हुआ, प्रमाणिकता मिलता है, तो वही होती है इतिहास। तो इतिहास का परिभाषा बनता है कि इतिहास एक ऐसी शास्त्र या पुस्तक होती है, क्योंकि जो भी घटनाएं घटी है या जो भी घटनाएं हो चुकी है तो उसके बारे में समझने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए उसके लेखन प्रणाली के बारे में समझना होता है। और ये सभी बातें किसी लेखन प्रणाली के द्वारा किसी पुस्तक के अंदर ही लिखा गया है। इसीलिए इतिहास एक ऐसी पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, पुस्तक शास्त्र भी कह सकते हैं या इसे लेखन प्रणाली भी कह सकते हैं। लेखन प्रणाली यानी इतिहास एक ऐसी पुस्तक में लेखन प्रणाली के द्वारा लिख दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास बीती हुई घटनाओं को क्रमबद्ध तिथि से या क्रमबद्ध तिथि के अनुसार लेखन प्रणाली से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? इतिहास कहलाती है। अब रही बात कि सर ये क्रमबद्ध तिथि क्या है, क्योंकि इतिहास के अंदर जो भी घटनाएं हुई है तो वो घटना क्रमबद्ध से हुई है, क्योंकि बिना क्रमबद्ध के अगर हम समझेंगे तो इतिहास को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, इतिहास के बारे में अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इतिहास को पढ़ने के लिए उसकी क्रमबद्ध तिथि को पढ़ना जरूरी होती है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन घटना कितने ईस्वी में कब घटित हो चुका गया है। कि इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तिथि के अनुसार लेखन प्रणाली से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाती है। ये हो गया इतिहास का परिभाषा और इतिहास का ये हो गया शाब्दिक। अब इतिहास के अंदर भारत के इतिहास के बारे समझने के लिए समझेंगे कि इतिहास में भारत का नामकरण किस तरह से किया गया और इसके नामकरण में किस इतिहासकारक ने अपना योगदान किस तरह से दिया और किस
लेखन प्रणाली या किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में भारत का नाम किस नाम से जाना गया वो चीज देखेंगे। उसके देखने से पहले समझेंगे कि इतिहास के बारे में समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देनी होती है, तो उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो इतिहास को समझने के लिए इतिहास को समझने या स्पष्ट करने के लिए मुख्यतः पांच बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक होती है। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि इतिहास को समझने के लिए कौन सी 5 ऐसी बातें हैं जिसको समझना जो है सो अति आवश्यक होता है, उस चीज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पहला पॉइंट ये समझेंगे दोस्तों कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, किस पुस्तक में या किस शास्त्र में या किस ग्रंथ में इसके बारे में सबसे पहले उल्लेख किया गया, उस चीज के बारे में देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे कि इतिहास में भारत का नामकरण, क्योंकि भारत की इतिहास पढ़ने से समझेंगे कि भारत का नामकरण इतिहास में किस कारण से हुई और किस कारण से भारत का नाम भारत पड़ा, वो चीज देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट समझेंगे कि इतिहास का लेखन क्या है और किस ग्रंथ में किया गया है। उसके बाद समझेंगे चौथा पॉइंट समझेंगे इतिहास का स्रोत क्या है, कि इतिहास को पढ़ने के लिए किस स्रोतों को ऊपर ध्यान देना जरूरी होती है, इतिहास का प्रमाणिकता जो मिली है वो किन स्रोतों के आधार पर मिली है, उस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। इतिहास का स्रोत क्या है। फिर समझेंगे कि इतिहास को समझने के लिए उपयोगिता समझेंगे। लास्ट पॉइंट दोस्तों कि इतिहास की उपयोगिता क्या है, किस तरह की उपयोगिता इससे प्राप्त किया जा सकता है, वो चीज देखेंगे। तो दोस्तों इतिहास को समझने या स्पष्ट करने के लिए मुख्यतः कितने 5 बातों पर ध्यान देने अति आवश्यक होता है। तो उन 5 बातों में से सबसे पहला बात हो जाता है इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों पहले हम बता चुके हैं कि इतिहास जो है सो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जिसका अर्थ होता है निश्चित है ऐसा, और हास जिसका अर्थ होता है घटित घटनाओं हुआ, यानी ऐसी निश्चित घटनाएं हो चुका है जिसका प्रमाणिकता स्रोतों के आधार पर मिलता है, तो वही होती है इतिहास। और यही बातें क्या हो जाती है, यही बिंदु इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इतिहास का जो उत्पत्ति हुआ है, इतिहास का उत्पत्ति अथर्ववेद से हुआ है। अथर्ववेद से हुआ है। अर्थात दोस्तों इतिहास के बारे में सबसे पहले वेद में जिक्र कर चुका गया था कि इतिहास का जो उत्पत्ति है वो अथर्ववेद में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आती है वेद। तो वेद के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि वेद जो होती है वो हिंदू ग्रंथ के अनुसार 4 होती है, यानी कि वेद को 4 भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वेद, 2
यजुर्वेद, यजुर्वेद 3, सामवेद 4, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद से ही इतिहास के बारे में समझाया गया था, निकाला गया था और अथर्ववेद से ही इतिहास की उत्पत्ति हुआ। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग समझ गए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कोई पूछे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो है सो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक इति जिसका मतलब होता है निश्चित ऐसा, और हास का मतलब होता है घटित घटनाएं हुआ, यानी ऐसी निश्चित घटनाएं हो चुका है जिसका होना प्रमाणिकता मिलता है, जिसके प्रमाण का कुछ न कुछ स्रोत होती है, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। और इसका उत्पत्ति अथर्ववेद से निकाला गया। तो दोस्तों इतना पहले आप लोग नोट करिए। दोस्तों आप लोग नोट कर पहला बात तो हम लोग समझ गए, पहला बात कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। दूसरा बात हम लोग समझेंगे कि इतिहास में भारत का क्या नामकरण है, यानी इतिहास में भारत का नामकरण किस कारण से रखा गया और भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो दूसरा पॉइंट क्या समझेंगे, तो हम लोग इतिहास में भारत का नामकरण तो इतिहास में यानी भारत का नाम किससे पड़ा, तो राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। पहला भारत का नाम जो है सो राजा दुष्यंत एवं रानी शकुंतला से उत्पन्न जो पुत्र हुआ था उसका नाम भरत था, तो भरत के नाम से ही भारत का नाम रखा गया। दूसरा समझेंगे कि छापू वंश में एक राजा थे जिसका नाम था ऋषभदेव। तो ऋषभदेव के कुल 100 संतान थे जिसमें 98 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। तो भारत का नाम जो है, बड़े के नाम जो था वो भरत चक्रवर्ती था, भरत चक्रवर्ती और एक का नाम था बाहुबली।
बाहुबली। तो भरत चक्रवर्ती के नाम से भी भारत का नाम पड़ा। यानी ऋषभ देव जो थे वो क्या कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के दोस्तों। क्या थे? इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इन्हीं के जो है सो 98 पुत्र में एक पुत्र का नाम भरत था और भरत चक्रवर्ती के नाम पर भी भारत का नाम पड़ा। तो ये हो गया दोस्तों कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और भारत को अन्य और नामों के नाम से जाना जाता है, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। दूसरा समझेंगे कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। हिंदुस्तान का नामकरण हिंदुस्तान का नामकरण किस तरह से की गई? तो दोस्तों इतना पहले आप लोग नोट करेंगे।